अंटार्कटिक महासागर में 28 लोग एक जहाज में सवार थे, लेकिन उनका जहाज लाखों टन बर्फ के बीच फंस चुका था। उन्हें एक ही जगह खड़े खड़े 7 महीने बीत चुके थे। उसी दौरान एक रात उन्हें जहाज के नीचे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी और साथ ही जहाज एक तरफ झुक गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने नीचे से जहाज को जोर से धक्का देने की कोशिश की हो। इसके बाद जो हुआ वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। दोस्तों, अंटार्कटिक महासागर, जहां लहरें इमारतों जितनी ऊंची होती हैं, हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती हैं और पानी का तापमान इतना कम होता है कि इंसानी शरीर का खून जमने लगता है। इस महासागर में सफर करना मौत को गले लगाने जैसा है। ठंड और लहरों से बच भी गए तो पहाड़ों जितने बड़े बर्फ के पहाड़ आसानी से जहाज को कुचलने की सलाहियत रखते हैं। मगर आज से 111 साल पहले, जब ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही जहाज इतने मजबूत थे, इसी खौफनाक समुद्र में 28 लोगों के एक समूह का जहाज फंस गया था। खुले आसमान के नीचे उन्होंने चंद हफ्ते या महीनों नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 2 साल गुजारे। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खाने पीने की कमी और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं। ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसे दुनिया ने नाम दिया द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस कहानी के हीरो हैं सर अर्नेस्ट शैकल्टन, जो एक एक्सप्लोरर थे। उनका मिशन था इंसानी शरीर की ताकत और सहन शक्ति की परीक्षा लेना। इसी वजह से उन्होंने अपने जहाज का नाम भी एंड्योरेंस रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक मिशन किए थे। 1901 में वे अंटार्कटिका पहुंचने के अभियान का हिस्सा थे, लेकिन 750 किलोमीटर दूर से ही वापस लौटना पड़ा। 1907 में उन्होंने दोबारा इस मिशन को अपनाया, लेकिन सिर्फ 150 किलोमीटर पहले वापस मुड़ना पड़ा। और अब 1914 में उनका प्लान केवल अंटार्कटिका पहुंचने का नहीं था, बल्कि इस महाद्वीप को पैदल क्रॉस करने का था, क्योंकि सर अर्नेस्ट वो करना चाहते थे जो आज तक किसी ने नहीं किया था। इस मिशन का नाम रखा गया इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन, और मिशन इतना खतरनाक था कि कोई भी जाने को तैयार नहीं हो रहा था। सर अर्नेस्ट शैकल्टन के सामने सबसे पहला चैलेंज था अपने अभियान के लिए क्रू ढूंढना। तभी उन्होंने एक विज्ञापन लिखा और उसे द टाइम्स अखबार में प्रकाशित करवा दिया। यह कोई आम टूर ऑपरेटर का इश्तिहार नहीं था। इसकी शुरुआत के शब्द थे, मेन वांटेड फॉर हैजार्डस जर्नी, खतरनाक सफर के लिए मर्द चाहिए। इश्तिहार में साफ लिखा था कि पैसे बहुत कम मिलेंगे, जानलेवा सर्दी का सामना करना पड़ेगा, कई महीनों तक अंधेरे में रहना होगा, हर पल खतरा रहेगा और सुरक्षित वापसी की कोई गारंटी नहीं। सर अर्नेस्ट उन लोगों को आकर्षित करना चाहते थे जो खतरे से डरते नहीं थे। कुछ ही समय में उन्होंने 27 लोगों की एक टीम तैयार कर ली। उन्होंने इस मिशन के लिए 4 साल की प्लानिंग की थी, पर जैसे जैसे दिन पास आते गए, मिशन का सपना धुंधला होने लगा, क्योंकि दुनिया में पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। सबको लगा कि एक्सपेडिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन ने, जो खुद भी युद्ध में शामिल हो चुका था, इस अभियान को जाने की इजाजत दे दी। इस मिशन के लिए एक बेहद मजबूत जहाज चाहिए था, जो बर्फ से ढके अंटार्कटिक महासागर को चीरकर आगे बढ़ सके। खुशकिस्मती से एक ऐसा जहाज नॉर्वे की एक कंपनी के पास पहले से मौजूद था। उन्होंने ये जहाज एक एक्सप्लोरर के लिए बनाया था जो अमीर लोगों को पोलर बेयर के शिकार पर ले जाना चाहता था, लेकिन उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। तो सर अर्नेस्ट ने यह जहाज खरीद लिया और उसे एंड्योरेंस नाम दे दिया। एंड्योरेंस को अमेरिकी ओक की मोटी लकड़ी से बनाया गया था और डिजाइन ऐसा था कि बर्फ के जबरदस्त दबाव को सह सके। ये एक तरह का हाइब्रिड जहाज था। इसमें सेल्स भी थे और इंजन भी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका शैकल्टन को वर्षों से इंतजार था। 8 अगस्त 1914, जब एंड्योरेंस ने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ शहर से अपना सफर शुरू किया। 4 महीनों तक वे अटलांटिक महासागर में सफर करते रहे। पहले अर्जेंटीना पहुंचे, फिर वहां से साउथ जॉर्जिया आइलैंड, और सारी तैयारियां पूरी करने के बाद 5 दिसंबर 1914 को उन्होंने जहाज की डायरेक्शन अंटार्कटिक महासागर की वेडल सी की दिशा में कर दी। एंड्योरेंस में 28 लोगों के अलावा लगभग
50 बड़े नस्ल के कुत्ते भी थे जो अंटार्कटिका की बर्फ पर सामान खींचने के काम में आते थे। 46 दिन तक सफर चलता रहा और अब वे सिर्फ 1 दिन की दूरी पर थे अंटार्कटिका के तट से। लेकिन 18 जनवरी 1915 को पहली मुसीबत ने उनका रास्ता रोक दिया। वेडल सागर पर बर्फ की परतें मोटी होती गईं और एक बिंदु पर ये परतें 18 फीट तक मोटी हो गईं। अब एंड्योरेंस के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन परतों को चीर कर आगे बढ़ सके, और बर्फ को जगह इतनी बेबुनियाद भी थी कि यहीं से पैदल सफर शुरू करना भी मुमकिन नहीं था। एंड्योरेंस अपनी मंजिल वेसल बे से करीब 130 किलोमीटर पहले ही बर्फ में फंस गया था। शुरुआत में लगा कि यह तात्कालिक समस्या है, पर यह इंपीरियल ट्रांस एंटार्कटिक मिशन के रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। कई दिनों तक लगातार कोशिशों के बावजूद उन्होंने 300 टन वजनी जहाज को मैन्युअली आगे बढ़ाने की कोशिश की। बर्फ काटी, रास्ते बनाए, पर जहाज केवल 300 मीटर ही आगे बढ़ पाया और फिर दोबारा फंस गया। 1 महीने तक जहाज को आजाद करवाने की कोशिशों के बाद 14 फरवरी 1915 को सर शेकल्टन ने फैसला किया कि अब जहाज को बर्फ की नेचुरल मूवमेंट पर छोड़ दिया जाए। शायद सर्दियां ढलते ही बर्फ टूट जाए। इस दौरान एंड्योरेंस उनके लिए एक विंटर स्टेशन था। क्रू वहीं रहता, डिसिप्लिन बनाए रखता, गपशप करता, सॉकर खेलता, खाना बनाता, बस इसी उम्मीद में कि किसी दिन बर्फ टूटेगी और रास्ता खुल जाएगा। धीरे धीरे सभी एक दूसरे के बेहद करीब हो गए। कुत्तों से भी भावनात्मक लगाव बढ़ गया, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे अप्रैल 1915 में बर्फ में कुछ हलचल हुई, पर बढ़ते प्रेशर ने बर्फ की परतों को एक दूसरे पर चढ़ा दिया और करोड़ों टन दबाव ने एंड्योरेंस पर तीव्र दबाव डालना शुरू कर दिया। जहाज को बर्फ के प्रेशर से मुक्त करने के लिए सभी ने मिलकर बर्फ हटाने का काम किया। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत से यह संकट थोड़ी देर के लिए टल गया, पर असली खतरा बरकरार था। 14 जुलाई 1915 की रात अचानक जहाज के नीचे से एक जोरदार आवाज सुनाई दी और साथ ही जहाज एक तरफ झुक गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कोई वेल टकराई थी या कुछ और। सुबह उजाला होने पर जो नजर आया वो हैरान कर देने वाला था। कंप्रेस होती बर्फ ने जहाज को बहुत झुका दिया और जहाज का रडर, जिससे उसे मोड़ा जाता था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। अब तक क्रू यहां करीब 6 महीने से फंसा हुआ था और वे किसी मनुष्य मंडल से कम 2000 किलोमीटर दूर थे। कोई संपर्क नहीं, कोई मदद की उम्मीद नहीं। आशा की एक किरण रही थी तो वो थी सर अर्नेस्ट शेकल्टन। 18 अक्टूबर 1915 तक इंपीरियल ट्रांस एंटार्कटिक एक्सपीडिशन के सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। 9 महीने से मिशन का क्रू एक ही जगह पर फंसा हुआ था। एक रात अचानक दबाव की एक और लहर आई, जिसने एंड्योरेंस को पल में 30 डिग्री तक झुका दिया। अब जहाज के लीक होने का सीधा खतरा था। कुछ हिस्सों में दरारों के कारण पानी अंदर भरना शुरू हो गया। सभी ने रात भर काम किया कि पानी अंदर ना आ पाए, पर जहाज का समय पूरा हो चुका था। अंततः 27 अक्टूबर 1915 को सर शेकल्टन ने जहाज खाली करने का आदेश दे दिया, क्योंकि अब जिंदगियां बचाने का यही एक रास्ता था। जरूरी सामान बाहर निकाला गया। जानवर, खाने पीने की चीजें, लाइफ बोट्स और बिस्तरागी और पूरा क्रू बर्फ की चादर पर खुले आसमान के नीचे आ गया। कई महीनों से जिस जहाज ने उनका सहारा बना हुआ था, वो अब बर्फ के प्रेशर से टूट फूट कर धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। अब सबका एक ही सवाल था कि तैरती हुई बर्फ की टहनी पर वो कब तक रुक पाएंगे। शेकल्टन ने फैसला किया कि यहां पर ठहरना सुरक्षित नहीं। उन्हें पता था कि लगभग 550 किलोमीटर दूर पॉलेट आइलैंड है, जहां कभी आश्रय और सप्लाई मिलती थी, पर वहां पहुंचने के लिए सिर्फ 3 छोटी सी लाइफ बोट्स पर्याप्त नहीं थी, और वही बर्फ जिसने जहाज तोड़ दिया, उसके सामने ये छोटी नावें कितना कर पाती। इसलिए फैसला हुआ पैदल चलकर उस द्वीप तक पहुंचना। उन्होंने पॉलेट की ओर कदम बढ़ाए और यही उनके साहसी का सबसे खतरनाक हिस्सा था। अगले 6 महीने तक क्रू ने जानलेवा हालात झेले। जिस आइस शीट पर वो कैंप लगाते, वो कभी छेद कर देती तो कभी पानी के बहाव के साथ तैरने लगती। भाग्य रहा कि ये आइस शीट्स
धीरे धीरे पॉलिट की ओर बह रही थी। शकल्टन ने तय किया कि वे इन्हीं आइस शीट्स पर तैरते हुए पॉलिट आइलैंड तक पहुंचेंगे। खान पान की चीजें लगभग खत्म हो चुकी थीं। जो भी कुछ मिलता, पेंगुइन, सील्स, उसे शिकार करके पेट भरा जाता। फरवरी 1916 तक अभी उनकी यात्रा 13 महीने पुरानी हो चुकी थी। हालत ऐसी थी कि कभी कभी एक बिस्किट पर कई लोग गुजर बसर कर लिया करते थे। कुछ दिन बाद हालात इतने खराब हुए कि उन्हें अपने कुछ कुत्तों को भी मारना पड़ा ताकि बाकी लोगों के बचने का जरिया बन सके। उनकी उम्मीद थी कि पॉलिट आइलैंड पर कुछ सामान मिल जाएगा, पर जिस आइसशीट पर वे सवार थे उसने दिशा बदल ली और वे पॉलिट के बजाय एलिफेंट आइलैंड की ओर बह गए। कई दिनों तक समुद्र में तूफानी हालात रहे। तापमान -20 डिग्री तक गिर गया और कई क्रू मेंबर्स को फ्रॉस्ट बाइट हुआ। उनके होंठ और जीभ सूज गए और कुछ निगलना मुश्किल हो गया। फिर अप्रैल 1916 आया। टूटी हुई बर्फ की शीट के सहारे वे किसी तरह एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब रहे। पिछले 16 महीनों में यही पहली बार था कि वे किसी ठोस जमीन को छू पाए थे। एलिफेंट आइलैंड पर उन्हें थोड़ी राहत मिली, पर यह द्वीप बंजर और अस्थायी आश्रय मात्र था। यहां ज्यादा दिनों तक रहना संभव नहीं था, खासकर खाने की आपूर्ति खत्म होने के बाद। एकमात्र आशा ये थी कि अब दूर 1300 किलोमीटर दूर स्थित साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर वो मदद पा सकते हैं। सर शैकल्टन ने फैसला किया वे कुछ चुनिंदा आदमी लेकर लाइफ बोट में साउथ जॉर्जिया पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये एक सुसाइडल मिशन जैसा था। उन्होंने कुछ पुरुषों को चुना और 24 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड से साउथ जॉर्जिया के लिए रवाना हो गए। ये रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। उन्हें ऐसे विशाल तरंगों का सामना करना पड़ा जो 90 फीट तक ऊंची थी। बर्फीली ठंड इतनी कठोर थी कि शरीर का हर हिस्सा जमने लगा। और इन सभी परेशानियों के साथ ये सफर बिना जीपीएस और बिना कंपास के किया गया, केवल तारों और सूरज की मदद से। हर दिन कड़ी मेहनत के बावजूद वे औसतन 80 किलोमीटर से अधिक का सफर नहीं कर पाए। 16 दिनों की बेहद कठिन नाव यात्रा के बाद 10 मई 1916 को सर शैकल्टन और 5 साथी साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचे। पर यहां एक और समस्या थी। वे साउथ जॉर्जिया पर गलत तरफ उतरे थे। उनके सामने 4000 फीट ऊंचे पर्वत थे। 36 घंटों की लगातार चढ़ाई के बाद वे आखिरकार दूसरी पार पहुंच सके, जहां एक वेलेशन स्टेशन था। शैकल्टन की हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने उन्हें पहचान तक नहीं पाया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि यही वही शख्स है जो 1.5 साल पहले निकल पड़ा था। 3 दिनों तक साउथ जॉर्जिया में रुकने के बाद शैकल्टन ने वापस एलिफेंट आइलैंड लौटने का फैसला किया। वहां उन्होंने 22 लोगों को छोड़कर निकले थे और अब वापस जाकर उन्हें बचाना था। उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पहुंचने के कई प्रयास किए जो नाकाम रहे, पर अंततः 30 अगस्त 1916 को दूर से धुआं उठता देखा, जो एलिफेंट आइलैंड के क्रू ने सिग्नल के लिए जलाया था। शैकल्टन को पहले नहीं पता था कि उनके कितने लोग जीवित बचे हैं, पर जब वे नजदीक पहुंचे तो हैरानी हुई। उनके सारे साथी जिंदा और सुरक्षित पाए गए। याद रखिए, 8 अगस्त 1914 को वे पहली बार इंग्लैंड से निकले थे। पूरे 2 साल और 22 दिन बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को सुरक्षित घर पहुंचाया। हाँ, उनका असली लक्ष्य महाद्वीप को पैदल पार करना पूरा नहीं हुआ। पहले भी वो 2 बार साउथ पोल तक पहुंचने की कोशिश कर चुके थे, जो असफल रहीं, और इस अभियान में भी वे महाद्वीप से सिर्फ 120 किलोमीटर पहले ही फंस गए थे। पर उनकी ये सर्वाइवल स्टोरी दुनिया को चकित कर देने वाली और प्रेरणास्पद रही, और ये उन्हें वो सम्मान दे गई जो शायद असल मिशन पूरा करने पर भी ना मिलता। और कहानी का एक आश्चर्यजनक अंतिम अध्याय ये है कि इस वाकये के 107 साल बाद, यानी साल 2022 में, इंड्योरेंस का मलबा अंटार्कटिक महासागर में आखिरकार ढूंढ निकाला गया। इंड्योरेंस आज भी लगभग 3000 मीटर गहराई पर ओशन फ्लोर पर मौजूद है, और चौंकाने वाली बात यह है कि जहाज बहुत अच्छी हालत में संरक्षित मिला, यहां तक कि उस पर लिखा हुआ नाम भी पढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।